साथियों, मेरा फेसबुक पेज पर लाइव आने का मकसद और उद्देश्य यह है कि नेपाल के साथियों के द्वारा सवेरे ही एक जानकारी हासिल हुई, क्योंकि भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है वो उनकी इंटरेस्ट की खबर दिखाते हैं। ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए मीडिया काम कर रहा है, इसीलिए ब्राह्मणों के खिलाफ विश्व में कोई हलचल हो रही है या ब्राह्मणों के खिलाफ भारत में भी कोई बड़ा विरोध हो रहा है, इसकी खबरें वो दबाने का काम करते हैं। नेपाल से ये खबर प्राप्त हुई है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है लुम्बिनी, वो इंटरनेशनल प्लेस है और उस इंटरनेशनल प्लेस की गरिमा को खराब करने का काम भारत के ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण है, और नेपाल के ब्राह्मण, वे भी विदेशी ब्राह्मण है, दोनों ने मिलकर नेपाल में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली पर माहौल खराब करने का अभियान शुरू कर दिया है। और वहां पर 9 दिन का राम कथा का आयोजन मुरारी बापू, इस व्यक्ति के द्वारा आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों को पता है कि नेपाल बुद्धिस्ट राष्ट्र है और भारत भी एक समय का बुद्धिस्ट राष्ट्र था, और भारत लोकतांत्रिक देश बनने के बाद भी सम्राट अशोक की धरोहर को ही न्याय, समता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा को ही संविधान ने एक्सेप्ट किया है। मगर जिस तरीके से गुंडागर्दी भारत में की जा रही है, अब यही गुंडागर्दी नेपाल में करने की योजना पर ब्राह्मण लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आरएसएस और बीजेपी को दोषी मानता हूं, खासकर कि मोहन भागवत को दोषी मानता हूं। हाल ही के दिनों में इतने लाखों साल पुराना पत्थर नेपाल से लाया गया, ऐसा नाटक और नौटंकी भारत में किया गया। नेपाल कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो धरती का ही हिस्सा है, या वहां की मिट्टी कोई अलग मिट्टी नहीं है, वो भारत की ही मिट्टी है। इसलिए वहां के पत्थर लाखों करोड़ों वर्ष पुराने हैं और यहाँ के पत्थर कल के पत्थर है, ऐसा है क्या? भारतीय जनता को मूर्ख बनाने का अभियान आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है और नेपाल में तथागत भगवान बुद्ध के जन्मस्थली को कब्जा करने की साजिश का यह हिस्सा है। वह राम कथा का क्या औचित्य है? और अभी खबर मिल चुकी है कि नेपाल के बुद्धिस्ट लोग सड़क पर उतरकर उसका विरोध जता रहे हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा हम मोहन भागवत और आरएसएस की जाहिर धिक्कार करते हैं। ये काली करतूत के पीछे ब्राह्मण लोग हैं और वो ब्राह्मण लोग हैं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो डीएनए के आधार पर विदेशी कौम है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल
लुम्बिनी एक केवल भारत के लिए, नेपाल के लिए ही आदरणीय पवित्र स्थान नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए पवित्र स्थान है। ब्राह्मणों के द्वारा उस जगह पर कब्जा करने के लिए 9 दिन का राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये बात, ये खबर अन्य बौद्ध राष्ट्रों में तब पहुंचेगी जब इसको मीडिया की खबर बनाई जाएगी। जैसे यहां का भारत का मीडिया ब्राह्मणों ने खरीद लिया है और उसके संचालन करता ब्राह्मण लोग है, बनिया लोग है, उसी तरह नेपाल का मीडिया भी ब्राह्मणों के द्वारा खरीदा गया है। तो राम कथा का आयोजन करने वाले वहां के ब्राह्मण और उनको ताकत देने वाले आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण मुरारी बापू को आगे कर इस वहम में और भ्रम में है कि तथागत बुद्ध के जन्मस्थली पर ब्राह्मण लोग, भारत के ब्राह्मण लोग और नेपाल के ब्राह्मण लोग आपसी सहमति से जो कब्जा कर रहे हैं, इसकी खबर ही दुनिया को पता नहीं चलेगी। तो उनको लगता है इसके खिलाफ दुनिया के लोग कहां इकट्ठा होंगे। तो एक सोची समझी साजिश है। और भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा 31 राज्यों में और 650 जिलों में हम आरएसएस बीजेपी का और नेपाल और भारत के ब्राह्मणों का जाहिर धिक्कार करते हैं। साकेत पर मोहन भागवत ने कब्जा किया, कानूनन कब्जा नहीं किया, नाजायज तरीके से कब्जा किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि आरएसएस के ब्राह्मण लोगों ने रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके, मैनेज करके उनको जैसा फैसला चाहिए वैसा फैसला लिया गया। आश्चर्य की बात है कि बुद्धिस्ट पार्टी को सुनवाई नहीं किया, उनको डिनाई किया। उनकी सुनवाई करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को बीच में उपस्थित किया और सुब्रमण्यम स्वामी का हवाला देकर कहा कि आज हम किसी की भी बात सुनेंगे नहीं। जिस दिन बुद्धिस्ट लोगों की सुनवाई थी, उस दिन सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में हाजिर किया। सुब्रमण्यम स्वामी का उस केस से क्या संबंध था? बुद्धिस्ट पार्टी को आउट करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को वहां उपस्थित किया गया, ये हमारा मानना है। बाद के समय में कुछ इंडिविजुअल लेवल पर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए थे और उस केस में बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी उन लोगों ने सादर की थी कि एक्सकेवेशन जो अयोध्या में किया गया विवादित जगह का, वो लगभग 40% ही एक्सकेवेशन किया गया है। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि जो मुस्लिम पार्टी वहां लड़ रहे थे और वो जो लिबरल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनको पुरातत्व की समझ है, ऐसे लोगों ने ये बात को डिस्क्लोज करना चाहिए था कि 2002 और 2003 में जो एक्सकेवेशन किया, उत्खनन किया विवादित स्थान का, वो पूर्ण रूप से नहीं किया गया। तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रे किया कि पूर्ण रूप से उत्खनन नहीं हुआ है, आप राम मंदिर बाद में बनाओ, पहले पूरा उत्खनन तो करो। उल्टा कोर्ट के जजेस लोगों ने मोदी सरकार की वाहवाही की और उन लोगों को लताड़ा। उसमें एक महाराष्ट्र के जज थे। आश्चर्य की बात है कि जिस स्थान का 100% एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, उस जगह पर आप दूसरा विवाद क्यों खड़ा कर रहे हो? साकेत में जो विवादित जगह पर मंदिर का ढांचा लॉकडाउन में निर्माण किया जा रहा है,
डर किस बात का था मोहन भागवत को? इसीलिए भागवत जी कह रहे थे कि लॉकडाउन अवसर है। ब्राह्मणों का भारत पर अतिक्रमण करना और लॉकडाउन के सहारे से अतिक्रमण करना इसलिए अवसर कह रहे थे। साकेत बौद्ध स्थान है और साकेत पर सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 4 महत्वपूर्ण स्थल है। उसको अगर क्षति पहुंचती है राम मंदिर के नाम पर, जैसे कि सुनने में आया है विवादित जगह का एरिया 2.25 एकड़ एरिया का था, मगर 200 एकड़ जमीन घोषित करने का अधिकार मोहन भागवत को बीजेपी को किसने दिया? और भारतीय पुरातत्व विभाग सम्राट अशोक द्वारा निर्मित जो स्थान है जहां पर उनके बोर्ड गाड़े गए हैं, उस स्थान को भी क्या 200 एकड़ एरिया में इंक्लूड कर लिया जाएगा? भारतीय पुरातत्व विभाग की नालायकी की हद हो गई। तो मैं इस मौके पर लुम्बिनी का तथागत भगवान बुद्ध शाक्य मुनि का बौद्ध स्थल को बचाने के लिए 31 राज्यों में 650 जिलों में हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा आंदोलन करने वाले हैं। और इसके लिए जल्दी हमारी राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग लेकर उस आंदोलन को देशव्यापी स्तर तक आंदोलन करने की रणनीति पर हम योजना बना रहे हैं। मैं भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर इसका विरोध जताए, इसका विरोध करें। मुरारी बापू को अधिकार नहीं है वहां 9 दिन का राम कथा करने का। जहां जन्म स्थल है वहां जाकर ही करने का औचित्य क्या है? कितने ढोंगी है ब्राह्मण, कितने षड्यंत्रकारी है ब्राह्मण। अरे ब्राह्मणों का राम से क्या लेना देना है? मूलतः बुद्धिस्ट जातक कथाओं की चोरी करते हो। दशरथ जातक कथा की चोरी करके ही तो वाल्मीकि रामायण लिखा गया। हमारी चुनौती है ब्राह्मणों को कि बौद्ध जातक कथाओं की चोरी करके आपने रामायण महाभारत लिखा है। आपके पास कोई योग्यता नहीं है, आप चोर हो। दशरथ जातक कथा की चोरी करके ही रामायण की रचना की गई और बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में षड्यंत्र पूर्वक समूह के तौर पर ब्राह्मणों ने उसको लिखा। महाभारत 31 जातक कथाओं की चोरी करके लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण 2री-3री शताब्दी के बाद लिखा गया है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में इसका एडिशन चलता रहा। इसके सारे एविडेंसेस है, पुरातात्विक एविडेंसेस है, लिटरेरी एविडेंसेस है। रामायण महाभारत ये बहुत मौर्य के बाद के बहुत बाद के लिखे गए ग्रंथ है। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र आया है। महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र आया है। किस आधार पर ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ प्राचीन है ऐसा माना जाएगा? बुद्ध प्राचीन है। खास बात यह है कि ब्राह्मण लोग रामायण, महाभारत और गीता को अपने धर्म ग्रंथ नहीं मानते। ब्राह्मण लोग रामायण, महाभारत, भगवत गीता को धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं।
उनके वास्तविक धर्म ग्रंथ श्रुति स्मृति है, और श्रुति स्मृति को बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ब्राह्मणों ने शूद्र कहा। जो मूलतः बुद्धिस्ट लोग थे उनको गुलाम बनाया गया, और उन्होंने कहा कि शूद्रों को वेद पढ़ना मना है, सुनना मना है, देखना मना है। सुनेगा तो कान में शीशा डाला जाएगा, देखेगा तो आंख फोड़ दी जाएगी, अगर वेद पढ़ेगा तो जीभा काट दी जाएगी। ब्राह्मणों के प्रतिक्रांति को, हिंसक सामूहिक प्रतिक्रांति को मजबूती दिलाने के लिए दावपेच के तौर पर रामायण महाभारत भगवत गीता का निर्माण किया, मगर उसका जो मसाला है वो सारा मसाला बुद्धिस्ट लोगों की धारणा या समाज, उस समय का जो बुद्धिस्ट समाज था उसको ध्यान में रखकर उन्हीं का मसाला उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। विवेकानंद भी यही बात को स्वीकार कर रहे थे आरंभ में, बाद में वो ब्राह्मणों के जासे में फंस गए, वो बात अलग है। मगर विवेकानंद भी कह रहे हैं कि ये प्रच्छन्न जो हिंदू धर्म है या उन्नत बुद्धिस्ट धर्म है, बौद्ध धर्म ही है। तो नेपाल के जो साथी लोग हैं, नेपाल के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, या नेपाल में जो विभिन्न बौद्ध धर्मीय लोग हैं, संस्था है, संगठन है, वो लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा उनका जाहिर समर्थन करते हैं। बुद्ध की कोई बाउंड्री नहीं है। हिस्टोरिकल आधार पर नेपाल बौद्ध राष्ट्र का एक हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। हिस्टोरिकल आधार पर अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। विदेशी ब्राह्मणों के कारण ही भारत के बार बार टुकड़े कर दिए गए। जो आज अखंड भारत की बात कर रहे हैं, यही ब्राह्मणों ने भारत के टुकड़े किए। सम्राट अशोक ने अपनी लड़की चारुमती को नेपाल के बौद्ध राजा के साथ उसका ब्याह हुआ, तो क्या नेपाल अशोक के समय में अलग था? वो अपने लड़की का, चारुमती जी का विवाह नेपाल के राजा से क्यों कर रहे थे? वो हिस्सा था। बुद्ध शाक्य वंशी है, मौर्य शाक्य वंशी है। ब्राह्मणों ने सम्राट अशोक को शाक्य घराने से तोड़ने के लिए काल्पनिक कहानी रची और चाणक्य को आगे किया। चाणक्य को मौर्यों का गुरु दिखाया 6वीं शताब्दी में नाटक के माध्यम से। रोमिला थापर, चैटर्जी, मुखर्जी, शर्मा, मिश्रा, द्विवेदी, तमाम ब्राह्मणों ने नंद बनाम चाणक्य की लड़ाई, झूठी लड़ाई दिखाई और गुरु चाणक्य को दिखाकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद राजा की हत्या करते हुए दिखाया। और ये बातें रूढ़ की गई और एकेडमिक बातें भारत में और नेपाल में भी ये बातें थोप दी गई कि नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, यानी नंद क्षत्रिय था और उसका हत्या चाणक्य ने मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करने के बाद क्षत्रियों का अंत हुआ। चाणक्य कहां पैदा हुआ बताओ? उसका बर्थ प्लेस कहां है बताओ? उसकी जन्म तारीख कौन सी है बताओ? साल कौन सा है बताओ? तो काल्पनिक कैरेक्टर को ब्राह्मणों ने थोपा मौर्य घराने के ऊपर, ताकि मौर्य घराने का ब्राह्मणीकरण कर दिया जाए और शाक्य वंशीय मौर्य राजा को मोरी नामक दासी का पुत्र बताकर मौर्यों का चरित्रहनन किया, ताकि नंदों को अंतिम क्षत्रिय बताया जाए, नाग क्षत्रिय, और मौर्यों को शूद्र बताया जाए। इतने चालाक है ब्राह्मण। अरे प्राचीन काल के षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों का आधुनिक भारत के आधुनिक समय के ब्राह्मण खुलेआम समर्थन करते हैं। कितने चालाक है, कितने धोखेबाज है, कितने षड्यंत्रकारी जमात है। इसलिए
नेपाल का मामला, जन्मस्थल का मामला भारत में हम उठाएंगे। ये देश बुद्ध का है, ये देश सम्राट अशोक का है। मोहन भागवत या ब्राह्मणों का ये देश नहीं है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों को, और उनकी आबादी 3.5% है, 3.5% ब्राह्मणों को इतना गुंडागर्दी शोभा नहीं देता है। ब्राह्मणों को औकात में रहना चाहिए। वो औकात से बाहर जाकर ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। भारत के मूल निवासी बहुजन समाज की विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत, ये मूल निवासियों की विरासत है। बुद्धा की विरासत, ये मूल निवासियों की विरासत है। और मूल निवासी लोगों को बौद्ध धर्म के पतन के बाद शूद्र, अतिशूद्र और जंगलों में सेग्रीगेट किया, घुमंतु जनजातियों बनाई, क्रिमिनल ट्राइब्स बनाया, महिलाओं की गुलामी की। ये प्रतिक्रांति के बाद ही संभव हुआ और वो प्रतिक्रांति का असर आज भी है। और उस प्रतिक्रांति को ब्राह्मण आज भी मेंटेन कर रहा है धर्म के नाम पर, ताकि मूल निवासी बहुजनों को उनकी वास्तविक इतिहास, विरासत और उनके पुरखों के द्वारा चलाए गए संघर्ष की जान पहचान न हो। तो मैं इस मौके पर भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को अपील करता हूं कि अब सोशल मीडिया पर इसका जाहिर निषेध अभियान चलाया जाए, ट्विटर अभियान चलाया जाए। क्योंकि मुख्य बात यह है कि भारत का मीडिया और नेपाल का मीडिया इस बात को खबर नहीं बनने देना चाह रहा है। भारत के लोगों को मालूम कब होगा, नेपाल के लोगों को मालूम हो गया, क्योंकि वहां कुछ बुद्धिस्ट लोग सक्रिय हो गए, वहां की संस्थाएं इकट्ठा होकर विरोध कर रही है। मगर वही धोखा जो भारत में, वही धोखा उधर भी है। उधर भी ब्राह्मण अंदर घुसपैठ कर सकता है, जैसे यहां घुसपैठ कर किया जा रहा है। गगन मलिक के द्वारा आरएसएस बीजेपी के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। गगन मलिक इसका विरोध नहीं जताएंगे मुरारी बापू का। अगर मुरारी बापू का गगन मलिक विरोध जताएंगे तो उनको घूमने कैसे देंगे? असली नकली का तो पता चलेगा। जो लोग आज बुद्धिस्ट लोगों के नेता कह रहे हैं, फर्जी संगठन चला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं भारत में, उनको विरोध करना होगा। अगर विरोध नहीं करोगे तो भारत की प्रजा असली कौन है, नकली कौन जान चुके हैं, जान जाएंगे। आरएसएस की फर्जी संस्था है भारतीय बौद्ध संघ। आरएसएस ने बनाया, मोहन भागवत ने बनाया। संघ प्रिय राहुल, विरोध करोगे तुम इसका? तुम नहीं विरोध कर सकते। तुम्हें विरोध करना है तो मोहन भागवत की जूती खानी पड़ेगी, क्योंकि तुम मोहन भागवत के शिष्य हो। तुम्हें बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो भारत में यह जानकारी पहले नंबर पर पहुंचनी चाहिए। मैं इस वीडियो के द्वारा संगठन के पदाधिकारियों को भी अपील कर रहा हूं, और जो अलग अलग आइसोलेशन में जो कार्य कर रहे हैं, परिस्थिति कितनी, यह अल्पसंख्यक ब्राह्मण ईवीएम के द्वारा देश की संस्थाओं पर नाजायज तरीके से कब्जा करने के कारण कितनी बिगड़ गई है। तो जो अलग अलग जो संगठन चलाकर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी यह खबर नहीं मिल पा रही है कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों के खिलाफ संगठित रूप से भारत से आंदोलन किया जाएगा, और इस खबर को दुनिया में फैलाने के लिए भारत के लोगों को पहल करनी चाहिए। भारत के लोगों को ये इसके लिए बड़ा आंदोलन अगुवाई करके खड़ा करना होगा। संगठित रूप से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अलग अलग स्टेट में स्थापित है, मगर इसको ज्यादा संगठित रूप देना होगा, इसका विस्तार करना होगा। अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग संगठित रूप से देश पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी कल्चर और सभ्यता को तहस नहस कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। उसका जवाब हमें मुंह तोड़
ढंग से अगर देना है तो हमें भी संगठित रूप से उसका जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। और भारत में इसका बड़े पैमाने पर विरोध होना चाहिए ताकि ये खबर बौद्ध राष्ट्रों में और पूरे वर्ल्ड में फैले। नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो गए दुनिया में। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, माइनॉरिटीज लोगों के साथ क्या हत्याएं हो रही है, जिनोसाइड कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। तो मोदी यानी इंडिया, और मोदी का अपमान यानी इंडिया का अपमान। सम्राट अशोक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतीक है, आप उसका अपमान कर रहे हो। यह बात दुनिया वालों को खबर होनी चाहिए। इसलिए भारत में अब पहले नंबर पर इसका सोशल मीडिया के द्वारा जाहिर निषेध करना चाहिए। मुरारी बापू ये आरएसएस का एजेंट है। मुरारी बापू ने जब गजलों का कार्यक्रम किया, प्यार भरी शेरो शायरी की, तो कुछ ब्राह्मणों ने उनको गुस्सा दिलाया कि तुम शेरो शायरी तो मुसलमानों की है। और जब भागवत मदरसे में गए तो उन्होंने भागवत की तरफ इशारा किया, नाम न लेते हुए। मगर भागवत जी और मुरारी बापू तो स्टेज शेयर करते हैं, एक ही मकसद से काम करते हैं। भारत के साधु नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणवाद को मजबूत करने वाले लोग हैं, ये हिंसा करवाने वाले लोग हैं। कई साधुओं के ऊपर रेपिस्ट के आरोप है, वो तो आरएसएस उनको आश्रय दे रहा है। धीरेन्द्र स्वामी जो मौर्य घराने के महाराष्ट्र के वंशज है, संत तुकाराम महाराज और उनकी पत्नी का अपमान किया। मोहन भागवत को क्या साफ सुन गए, क्यों चुप है? ये सारे आरएसएस के साधु है। जो नेपाल में गया, ये ब्राह्मणों के पाले हुए लोग हैं। ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का इनकी एक शाखा है, ब्राह्मण साधुया महिलाएं। तो इसलिए साथियों, इसका विरोध होना चाहिए। ये खबर भारतीय प्रजा को मिलनी चाहिए, ये खबर दुनिया को मिलनी चाहिए। इसके लिए हम ट्विटर अभियान चलाएंगे, संगठित रूप से ट्विटर अभियान चलाएंगे, ताकि ये वर्ल्ड लेवल की खबर बने। और केवल नेपाल पर, अभी वो नेपाल पर कब्जा करने का उनका हौसला क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने साकेत पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने महाबोधि महाविहार पर कब्जा कर लिया है ब्राह्मणों के द्वारा, और वो अभी अन्य बुद्धिस्ट स्थलों पर काशी मथुरा में कब्जा करना चाहते हैं। तो इसका विरोध होना चाहिए। विदेशी ब्राह्मणों का भारत पर कब्जा नहीं करने के लिए सभी समाज के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इतनी ही बात इस मौके पर मैं कहता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी।